क्वांटाइज होती है। बोहर का एटॉमिक मॉडल शक्ल 2.2 में दिखाया गया है। तो इस तरह उनकी बोहर का एटॉमिक मंजर मफरूज़ों पर भी मबनी था। और नंबर 1 जो है उसका क्या था, जो इसका एटम मॉडल था, जो इसकी शक्ल में भी शो किया गया, उसमें है कि हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आपका गिर्द रेडियस के किसी एक गोल ऑर्बिट में गर्दिश किया जाता है। नंबर 2, हर ऑर्बिट को एक मखसूस एनर्जी है जो कि एनर्टाइज की जाती है। नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और 9th की जो केमिस्ट्री है, और इसमें अभी तक हमने पहले यूनिट यानी कि पहले चैप्टर को रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, यानी कि केमिस्ट्री के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके सामने। और इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ इसको लाजमी मेरी हौसला अफजाई के लिए शेयर कीजिए ताकि मैं इस किस्म के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं महंगाई के इस दौर में बारी भरकम जो फीस अदा कर रहे होते हैं अकेडमीज में, प्राइवेट स्कूल्स में, उससे छुटकारा हासिल करें। और तनवीर अहमद स्पीक चैनल और फेसबुक पेज स्कॉलर्स होम ट्यूटर, स्कॉलर्स एकेडमी एंड होम ट्यूटर्स के पेज को लाजमी फॉलो कीजिए ताकि आने वाले दिनों में तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो सकें। तो चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजर कंसेप्ट है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटम स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू आफ्टर स्टडिंग दीज ऑल ऑफ द पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू चैप्टर 2 एटम स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो ये आउटकम्स बुलेट पॉइंट में है, आप इन तमाम चीज़ों के काबिल होंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बिला ताखीर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आप एटम की साख्त का इंट्रोडक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। कदीम जो आपका यानी कि यूनानी फिलासफर डेमोक्रेट्स ने तजज़िया किया कि वो छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल जिन्हें एटम्स कहते हैं में से बना हुआ है, यानी कि कंपोज किया हुआ है। और एटम का नाम लतीनी लफ्ज़ एटमोस से माखूज है और इसको जो है ना मतलब है नाकाबिल तकसीम, जिसका मतलब 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक तमाम मादा छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल जिन्हें हम एटम्स कहते हैं से बना हुआ है। 19वीं सदी के आखिर तक यही समझा जा रहा था कि एटम नाकाबिल तकसीम है। ताहम 20वीं सदी के आगाज़ में गोल्डस्टेन, जे थॉमस बोहर और रदरफोर्ड और दूसरे साइंसदानों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और इनको एक्सपोज किया कि एटम एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खसूसियात इसमें बयान की जाएंगी या डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले है theories and experiments are related to the structure of atom, यानी कि एटम की साख से मतलब थ्योरीज और तजर्बात क्या थे आइए देखते हैं। सबसे पहले एटम है अकॉर्डिंग टू डेल्टन के मुताबिक जो एटम है नाकाबिल तकसीम सख्त और कसीफ किस्म के पार्टिकल पर मुश्तमिल है। किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। ये कंपाउंड के लिए मुख्तलिफ तरीके से मिलाप करते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंसदानों ने तजर्बात किया कि एक सिलसिला ऐसा शुरू किया 19वीं सदी के इख्तिताम तक साइंसदानों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का दरियाफ्त कर चुके हैं। 1886 में गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स दरियाफ्त किए जो प्रोटॉन्स कहलाते हैं। इसी तरह 1897 में जो है ना जे थॉम्स ने इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त किए जो नेगेटिव चार्ज करने वाले पार्टिकल्स थे। लिहाजा ये बात तस्लीम कर ली गई कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मादे के बुनियादी ज़रात हैं। इन मुशाहदात की बुनियाद पर थॉमस ने जो प्लम बडिंग थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस ताकतें हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल्स छुपे हुए थे। इनकी शक्ल पेडिंग में जमे हुए किशमिश के दानों से मुशाबह है। कैथोड और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त मतलब किस तरह की गई आइए मजीद देखते हैं। इन 1895 में सर विलियम क्रॉक्स ने एक तजर्बा किया जिसमें प्रेशर गैसेस में से करंट गुजार तजर्बात किए। उसने शीशे की एक ट्यूब ली जिसमें मेटल्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिए
वोल्टेज की बैटरी से जुड़ा गया डिस्चार्ज ट्यूब में। जब गैस का प्रेशर 10 एटम यानी कि रख कर गैस में बहुत से ज़्यादा वोल्टेज का करंट गुजारा गया तो कैथोड से एनोड की सीमत रेज खारिज हुई, जैसा कि शक्ल 2.1 से ज़ाहिर है। इन रेज को कैथोड का नाम दिया गया और क्योंकि ये कैथोड से पैदा हुई थी, तो ये एक तजर्बा किया गया और इस तरह वहाँ पे जो कैथोड रेज जो है ना यहाँ से पैदा हुए। ये आप डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड का बनना इस तरह देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो कैथोड की मंदरजा झैल जो तफसील मताला जो किया गया उसकी खसूसी मालूमात जिनमें दर्ज झैल तफसील दी गई। नंबर 1, आपकी ये रेज कैथोड की सतह से अमूदन ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। नंबर 2, इनके रास्ते में कोई गैर शिफाफ ठोस चीज़ रख दी जाए तो इसका साया बनाती है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेज का झुकाव और पॉजिटिव प्लेट की जानब होता है जिससे ज़ाहिर होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर 4, आपका जो है ये रेज जिसम पर पड़े जिस पर उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जे थॉमस ने उनकी चार्ज की निस्बत दरियाफ्त की। नंबर 5 है। नंबर 6, ये रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं तो उससे रोशनी पैदा होती है। नंबर 7, आपका ये रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती है तो उससे रोशनी पैदा होती है। नंबर 7, ये भी देखा गया डिस्चार्ज ट्यूब से खारिज होने वाली रेज हमेशा एक जैसी खसूसियात की हामिल होती है चाहे कोई भी गैस या किसी भी धात का कैथोड इस्तेमाल क्यों ना हो। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्ट, ये तमाम की तमाम जो खसूसियात हैं ये वाज़ह करते हैं कि कैथोड्स की नेचर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस या कैथोड के मटेरियल पर डिपेंडेबल नहीं थी। उनके रास्ते में बड़ी गैर शफाफ ठोस चीज़ का साया बनना भी इस हकीकत को साबित करता है कि ये सिर्फ रेज नहीं बल्कि तेज़ रफ्तार पार्टिकल्स हैं जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। चूँकि डिस्चार्ज ट्यूब में सब मादे जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब यह कि हर मादे में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एशिया जो होती हैं वो एटम से मिलकर बनती हैं और उससे यही नतीजा अक्स किया गया, इलेक्ट्रॉन्स एटम के बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह इस तजर्बे से ये चीज़ें साबित होती हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की दरियाफ्त में क्या हुआ, 1886 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहदा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा भी दीगर किस्म की रेज पाई जाती हैं जो कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में सुराख कैथोड को इस्तेमाल किया जैसा कि शक्ल 2.2 में दिखाया गया है और इसने मुशाहदा कि ये रेज कैथोड के सुराखों में से गुजर गई और उन्होंने ट्यूब की दीवार पर चमक पैदा की। उसने इन रेज को केनार्ड रेज का नाम दिया, यानी कि जब प्रोटीन को डिस्कवर आप कहते हुए। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी खसूस क्या हैं इन रेज की, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे ये रेज भी खत मुस्तकीम पे चलती हैं लेकिन कैथोड की मुखालिफ सिमत हरकत करती हैं और अपने रास्ते में ठोस जिस्म का साया बनाती है। नंबर 2, आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव साबित करना होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की हामिल होती हैं। नंबर 3, किनारे इसकी मैयत डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की मैयत पर मुनहसर होती है। नंबर 4, इन रेज का इखराज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद आई नोड से नहीं होता बल्कि ये रेज उस वक्त पैदा होती है जब कैथोड इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद बकिया गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और इस तरह दो गैस के मॉलिक्यूल्स को मुतज़िज़ा तरीके से आयंस में तब्दील यानी कि आयोनाइज करते हैं। तो M+E जो है वो आपका बन के M+2E, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। तमाम इन पार्टिकल्स का जो मास है प्रोटॉन या उसके सादा हाथ से ज़रफ़ के बराबर होता है और इसमें प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। बस ये रेज पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल से बनती हैं। इन रेज का मास और चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की मैयत पर मुनहसर होता है। इसलिए मुख्तलिफ गैसेज मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव जिनका मास और चार्ज में मुख्तलिफ होता है पैदा करती हैं। याद रखें कि गैस से पैदा होने वाली पार्टिकल्स एक ही किस्म के होते हैं, जैसे कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली पॉजिटिव पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन रहती है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में किस तरह दरियाफ्त हुई। रदरफोर्ड के मुशाहदात के मुताबिक एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एटॉमिक मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास की बुनियाद पर वाज़ह नहीं किया जा सकता। 1920 में उसने पेशीन की कि एक ऐसे एटम प्रोटॉन के मास के मुताबिक कुछ पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। बस सियासतदान न्यूट्रल प्रोटोकॉल्स की तलाश कर दी जाए। आखिरकार 1932 में एक सियासतदान जिसका नाम चौडरिक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त कर लिया। ये पार्टिकल उस वक्त दरियाफ्त हुई जब उसने एक अंसर यानी कि बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल्स की बछाड़ की। उसने मुशाहिदा के सामने से खासी ज़्यादा असराइत करने वाली रेडिएशंस पैदा हुई। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। शामिल के मसबात की शक्ल में इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। बेरियम प्लस हीलियम, तो ये आपका
कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन, ये आपकी लहर बनती है। इसकी खसूसियात क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन्स की क्या है, आइए देखते हैं। नंबर 1, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। ये पार्टिकल्स मादे में बहुत अंदर एक साइज महफूज कर जाते हैं, यानी कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, और इन पार्टिकल्स का मास प्रोटॉन के तकरीबन बराबर होता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का प्रोसेस था, जिस तरह इन्होंने इसमें जो है ना वो चैडक और न्यूट्रॉन ने ये तमाम चीज़ 1920 में ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट है रदरफोर्ड इज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में क्या होता है रदरफोर्ड के, और ये देखिए रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे एक एटम में इकट्ठे मौजूद होते हैं, सोने के बारीक बर्क यानी कि गोल्ड फॉइल पर तजर्बा किया। उसने सोने के जनाब 0.004 बारीक बर्क पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अल्फा पार्टिकल्स रेडियम और प्लूटोनियम जैसे रेड एक्टिव प्लेटलेट से हासिल की गई। इसमें ये हीलियम गैस के न्यूक्लाई यानी कि He+2 थे, और इसका काफ़ी हद तक अंदर सराहियत कर सकते हैं। सोने के बर्क के पीछे उसने फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई स्क्रीन रखी। इस प्लेट या स्क्रीन पर सोने के बर्क से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल्स के असरात का मुशाहदा किया। रदरफोर्ड का तजर्बा को शिकार 2.3 में दिखाया गया। उसने साबित किया कि एटम का हीलियम जो आपका पेडिंग मॉडल दुरुस्त नहीं था, यानी कि उसने इसमें ये भी साबित किया कि एटम का जो प्लम पेडिंग मॉडल था वो दुरुस्त नहीं था, और वो इस किस्म के तजर्बा से ज़ाहिर किया। अल्फा पार्टिकल्स का सोने के वर्क से टकराव के बाद के बिखरने का ये अमल आपके सामने दिखाया गया है इस इमेज में। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, तो जब तजर्बात किए, नंबर 1 आपका तकरीबन तमाम अल्फा पार्टिकल सोने के वर्क में से बगैर रास्ते से सीधे गुजर गए, और तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल में चंद का जवाब बहुत बड़े साबी पर हुआ, और बहुत कम पार्टिकल सोने के वर्क से टकरा कर वापस चल गए। तो ये आपका जनाब यहाँ पे तजर्बा हुआ उसकी रोशनी में, कि ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि तजर्बे के नताइज क्या थे, रदरफोर्ड के ऊपर दिए गए तजर्बे को जहन में रखते हुए एटम के लिए निज़ाम शमसी यानी कि प्लानिटरी मॉडल तजवीज़ किया, और उससे मंदरजा झैल नताइज अखज़ किए। वो नताइज कौन से थे, आइए देखते हैं। उसमें पहला है, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि बहुत से अल्फा या पार्टिकल्स होने के वक्त में बगैर किसी जगह के गुजर किसी एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम खाली है। नंबर 2 आपका चंद अल्फाज या पार्टिकल्स का जवाब ये साबित करते हैं एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे एटम न्यूक्लियस कहा गया। नंबर 3 आपका चंद अल्फाज या पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ना या ज़ाहिर करना, न्यूक्लियस बहुत ही कसीफ और सख्त होता है। नंबर 4 चंद सिर्फ अल्फाज या पार्टिकल्स से वापस मुड़े होते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि एटम के कुल वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है। नंबर 5 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। नंबर 6 चूंकि एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल होता है, इसलिए एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। नंबर 7 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम बुनियादी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो ये इसके मंदरजात थे जो कि रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के रदरफोर्ड के नतीजे में ज़ाहिर हुए। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड इज मॉडल, नकाइस क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल में, आइए देखते हैं। रदरफोर्ड अगरचा एक मॉडल साबित कर दिया था कि एटम का प्लम बेंडिंग मॉडल दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके मॉडल में मंदरजा भी डिफेक्ट मौजूद है। नंबर 1 रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज रखते हैं, इसलिए उन्हें मुसलसल एनर्जी खारिज की जाती है, और आखिरकार उनको न्यूक्लियस में गिर जाना पड़ता है। नंबर 2 आपका अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं, रोशनी का मुसलसल स्पेक्ट्रम जो बनाया जाना है, लेकिन हकीकत में एटम सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम पर ही बनाते हैं। नंबर 3 जो होता है आपका यहाँ पे, अगरचे रदरफोर्ड के पेश किए गए एटॉमिक मॉडल पर साइंसदान बहुत से एतराज़ किए थे, लेकिन तजर्बात ने उनकी तहकीकात और जो उनकी थ्योरीज थी उनको जहर दी। इन्होंने मतजल सवालात का जवाब तलाश किया। नंबर 1 एनर्जी के मुसलसल इक़्तिदा की वजह से एटम गैर पजीर क्यों नहीं होते। नंबर 2 एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है, साइंसदानों ने सोचा कि क्या एटम का कोई और मॉडल होना चाहिए। नंबर 3 था ये, और नंबर 4 पे इन सवालात ने रदरफोर्ड के मॉडल को डिफेक्ट करार दिया, यानी कि नाक़िस करार दिया। नेक्स्ट है आपका बोहरेज एटॉमिक थ्योरी। बोहरेज एटॉमिक थ्योरी क्या थी, आइए देखते हैं। इसमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकाइस के मद्देनजर रखते हुए नील बोहर ने 1913 में एक एटम का और मॉडल पेश किया, और मैक्स प्लैंक की एटम थ्योरी को उसने एटॉमिक मॉडल की बुनियाद बनाया। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक एटम में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स ना तो एनर्जी जज़ब करते हैं ना खारिज करते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन मखसूस एनर्जी के मदार या ऑर्बिट में गर्दिशी करते हैं जो एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। इसलिए कि किसी ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की मकदार मुतय्यन या कोई
क्वांटाइज होती है। बोहर का एटॉमिक मॉडल शक्ल 2.2 में दिखाया गया है। तो इस तरह उनकी बोहर का एटॉमिक मंजर मफरूज़ों पर भी मबनी था। और नंबर 1 जो है उसका क्या था, जो इसका एटम मॉडल था, जो इसकी शक्ल में भी शो किया गया, उसमें है कि हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आपका गिर्द रेडियस के किसी एक गोल ऑर्बिट में गर्दिश किया जाता है। नंबर 2, हर ऑर्बिट को एक मखसूस एनर्जी है जो कि एनर्टाइज की जाती है। नंबर 3, जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस ऑर्बिट में रहता है ये एनर्जी या खारिज या जज्ब नहीं करता। एनर्जी जज्ब या खारिज उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में देखा जाता है। तो ये इस मॉडल से ज़ाहिर होता है। नंबर 4 आपका स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले एटम में मुंतकिल होते हैं तो ये एनर्जी जज्ब करते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले कम ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी एक खारिज करते हैं। एनर्जी में इस तब्दीली को डेल्टा ई को यानी कि प्रोटॉनिक्स की इस मसवा से मालूम किया जा सकता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस E1 इज इक्वल टू एच वी। यहाँ जो एच है, वेयर इज एच प्लेनेट, अब वो एक कांस्टेंट है जिसकी कीमत 6.3 मल्टीप्लाई 10 और v जो है वो रोशनी की आपकी फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रही होती है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और इन ऑर्बिट्स में हरकत कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम है यानी कि mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 वेयर इज इन द क्वांटम। यहाँ पे जो चीज़ें n एक आदत है जिसे क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर कहते हैं, उनकी कीमत 1 2 3 तक हो सकती है। ये नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह जो है ना इन तमाम चीज़ों की होती है। तो समरी आफ्टर डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज, दोनों थ्योरीज के मुताबिक जो समरी बनी थी रदरफोर्ड की और बोहरिस एटम की। रदरफोर्ड के मुताबिक इसकी बुनियादी क्लासिकल थ्योरी पर थी, इसके मुताबिक इसकी बुनियाद क्वांटम थ्योरी पर थी। नंबर 2 आपका जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। नंबर 3 आपका ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम रखता है, ऑर्बिट्स के मतलब सपना पेश किया। नंबर 4 एटम्स को लाइन स्पेक्ट्रम ज़ाहिर किया गया, एटम्स को मुसलसल स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करना चाहिए, एटम्स को अपना वजूद रखना चाहिए और एटम्स को फना हो जाना चाहिए। तो ये दोनों जनाब थ्योरी के दरमियान डिफरेंशिएशन थी। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करने से पहले आइए शेल्स और सब शेल्स के तस्वर को देखते हैं। हमने एटम की साख के मतलब जाना कि एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जो कि एटम के मरकज में वाक़या है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं। अब हम इस पर बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स या शेल्स में अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी के तस्वर को अगली क्लासों में वाज़िया किया जाएगा। एनर्जी लेवल्स को जो वैल्यू से ज़ाहिर किया जाता है जो कि 1 2 3 4 हो सकती है। शेल्स को अंग्रेजी हरूफ से ज़ाहिर किया जाना है जो कि KLM वगैरह है। न्यूक्लियस के करीब शेल्स की एनर्जी इंतहाई कम होती है चूँकि K जो है शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम है। K शेल के बाद शेल्स की एनर्जी बेतदरीज बढ़ती है जैसा कि यानी कि सच एज वो किस तरह बढ़ती है। नंबर 1 पे आपका है पहला एनर्जी लेवल जो होता है वो इस तरह समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज, ये रदरफोर्ड की है। सॉरी ये फिर वापस आ गया कन्फिगरेशन। यस सच एज ये है कि हाँ जी यस एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन। जो एन शेल में है 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इसके शेल में इसकी एनर्जी जब बढ़ाई जाती है। नंबर 2 आपका जो है एनर्जी जब उसकी एनर्जी से कम होता है, दूसरी एनर्जी एल जो है उसकी एनर्जी के शेल से ज़्यादा होती है, तीसरा एनर्जी लेवल एम शेल है जो उसकी एनर्जी के और एल शेल से ज़्यादा होती है। तो इस तरह इनकी जो फंक्शनैलिटी आपकी परफॉर्म कर रही होती है। सादा अल्फाज में एटॉमिक एक ऐसे शेल मखसूस एनर्जी लेवल्स में जिन पर इलेक्ट्रॉन मुतहरक कर रहे होते हैं। शेल्स को न्यूक्लियस के गिर्द दायरों से ज़ाहिर किया जाता है जैसा कि यहाँ पे शक्ल में भी आपको दिखाया गया 2.5 में। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों की फंक्शनैलिटी को देखा जाता है। नेक्स्ट आपकी है एग्जाम्पल है आपको दी गई यहाँ पे एक, और इनमें क्या होती है कि आप जो
चीज़ें इसमें शामिल होती हैं या इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ें पाई जाती हैं जो एटम्स के शेल्स में है और जिसमें इतने वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है और इन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह देखा जाता है और जैसा कि आपकी शक्ल में भी आपको ज़ाहिर किया गया है और इस तरह आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल के मुताबिक उसमें और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स हैं, सब शेल्स उसमें ज़्यादातर जो नंबर हैं वो किस तरह उनकी रिप्लेस किया जा सकता है विद इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे ये आपकी एग्जांपल है, आपको कीप इन माइंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव नॉट द सेम एनर्जी, एक जैसी नहीं होती और उसका कॉम्बिनेशन इनमें मुख्तलिफ होती है हर एनर्जी लेवल में और इसके मुताबिक जो एनर्जी ज़्यादा होगी कैपेसिटी शेल भी उसमें ज़्यादा होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू के शेल और इट कैन बी अकोमोडेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और के और एल में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह जो रिमेनिंग है वो आपका एक रह जाता है। तो एम शेल जो उसके तकरीबन मैक्सिमम एनर्जी के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन होती है वो के एलिमेंट जिनके 2, 8 और 1 इस तरह ज़ाहिर होता है। तो इस तरह इनको जो है ना जो नेसेसरी सब शेल्स हैं इसमें जो सादा जो 2, 8 और 1 की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो यहाँ पे 1, 2 और 2p और s1 से इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि आपने, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि सब शेल्स को भी लिखा जाए, इसलिए उन्हें सिर्फ 2, 8 और 1 लिखा जाता है। तफसील में लिखने के लिए सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तकसीम इस तरह होगी, यानी कि 1s2, 2s2 और 2p3 और 2s3। और इस तरह याद रखिए तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, इसलिए मुख्तलिफ शेल्स में उनकी एनर्जी जो है बढ़ती हुई एनर्जी और शेल की गुंजाइश के हिसाब से जगह दी जाती है। जहाँ सबसे इलेक्ट्रॉन्स के शेल में देखे जाएंगे और उसकी एनर्जी ये के है, ये एल है, ये एम है, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। एक और एग्जांपल है यहाँ पे 2.2 और सेम इसी से रिलेटेड है कि जैसा कि हम जानते हैं ये क्लोरीन से है कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोराइड आयन जो होता है वो 17 + 8 18 हो जाता है इलेक्ट्रॉन। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288 होगी जो कि शक्ल में दिखाई गई है, यहाँ के 288 यहाँ पे इसकी जो दिखाई गई है। तो इस तरह इनको देखा जा सकता है। मजीद सब शेल्स एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह होगी, यानी कि 1s तो मजीद इसमें होगी 2s 2p और 3p और इस तरह इनको तश्कील दिया जाएगा। नंबर 3 पे ये जो एग्जाम्पल है, आप एक एलिमेंट के एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर आपने मालूम करना है। तो इसमें किस तरह होगी, यहाँ पे जो एम शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उसका मतलब है के और एल शेल मुकम्मल हैं, यानी कि के एल एम 285 है और इसको 285 से इस तरह ज़ाहिर किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन और कन्फिगरेशन होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इस एटम के नंबर के बराबर है, इसलिए आंसर का एटॉमिक नंबर होगा जो 15 होगा। इसलिए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी कि पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन होती है वो किस तरह होती है, आइए देखते हैं। इसमें क्या होगा कि आप एटम के मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जिसमें आप 1s2, 2s2, 2p3 इस तरह उनको लिखा जाता है। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है यानी कि सब शेल से पहले आने वाला जो हिस्सा उस शेल के नंबर को ज़ाहिर करता है, जबकि हरूफ जो होता है s और p सब शेल्स को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि जो ये जो साथ 1sp जो है वो सब शेल को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ये आपका एक शेल है और ये आपका सब शेल जो ऐसे हैं उनको ज़ाहिर किया जाता है। ऊपर भी अगर जो एग्जाम्पल दी गई हैं जो मसावात इक्वेशन इस तरह लिखी जाती हैं तो उनको इसी तरह से देखा जाता है, यानी कि जो हरूफ s और p है वो सब शेल को ज़ाहिर करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट सब शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर किया जाता है। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट्स का मजमूआ किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद के बराबर होता है जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। पहले जो 18 होते हैं इसमें जो चीज़ देखने वाली बात है, जो आपके फर्स्ट जो 18 एलिमेंट्स हैं उनमें किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टेबल पॉइंट 2 में उनकी दिखाई गई है और ये 18 के 18 जो एलिमेंट्स हैं इनको टेबल में जो दिखाई गई हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनका एटॉमिक नंबर ये है, ये उनके सिंबल है और इस तरह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इनको आपने मेमोराइज लाजमी करना है क्योंकि यही चीज़ें आपको अगर न्यूमेरिकल होंगे तो इन्हीं चीज़ों को फार्मूलाज के साथ अप्लाई करके वहाँ से आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशंस क्या है, आइए देखते हैं।
मुक्त कुदरत में पाई जाने वाली हाइड्रोजन मुक्त मकदार में 3 आइसोटोप्स का मजमूआ होती है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में से प्रोटीन H है, ड्यूटेरियम H या HD और ट्यूटोरियम जो H या HT है, तीनों में हर एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है, जैसा कि टेबल 2.2 में दिखाई गई है। और टेबल 2.2 में किस तरह है आइए देखते हैं। और ये आप देखेंगे आपका प्रोटीन में है, ये आपका ड्यूटेरियम है, ये आपका ट्रिटियम है। तो इस तरह इनको कार्बन के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में इनको किस तरह देखा गया है। कुदरत में पाई जाने वाली हाइड्रोजन मुख्तलिफ मकदार में 3 आइसोटोप का ये मजमूआ होता है। और जो है ना वो इसको कैसे देखा जा सकता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में आपके ये तीनों के तीनों जो आइटम्स पाए जाते हैं, तीनों में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, जैसा कि 2.2 में इनको दिखाया गया है। ये आइसोटोप्स की डेफिनेशंस हैं, इसको हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल को हमने पहले डिस्कस कर दिया, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। और आइसोटोप्स को हम इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि किसी एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ आइसोटोप्स कहलाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, जो कि न्यूट्रॉन्स की मुख्तलिफ होती है। इलेक्ट्रॉन के कीमिया खास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंडेबल होते हैं, यकसा होते हैं, लेकिन इनके तिब्बी खास जो कि मास नंबर पर इन्हिसार करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कायनात में मौजूद ज्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं। यहाँ हम सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम के आइसोटोप्स पर बात करेंगे। और सबसे पहले ये हाइड्रोजन है, जो कि आपके 3 प्रोटीन और ड्यूटेरियम है और उसको शक्ल में भी ज़ाहिर किया गया है। नेक्स्ट है कार्बन के आइसोटोप्स। ये हाइड्रोजन के हमने डिस्कस किए। और आइसोटोप्स ऑफ कार्बन क्या है आइए देखते हैं। देयर आर 2 स्टेबल आइसोटोप्स, या इसके 2 आइसोटोप्स C12 और C13 क्याम पजीर हैं, यानी कि इसमें स्टेबल हैं। और जबकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनके C14 है, कुदरत में पाए जाने वाले कार्बन के आइसोटोप C12 की मकदार 98.9% जो है, जबकि C13 और C14 दोनों की मजबूरी मकदार में 1.1% है। इन सब के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यकसा, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। और इनको यूं भी ज़ाहिर किया जाता है, इनके कार्बन 12C, कार्बन 13C और कार्बन 14C, इन तमाम चीज़ों को कार्बन और आइसोटोप्स को ज़ाहिर किया जाए। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होगा ये देखते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, यानी कि क्लोरीन जो है ना वो आपका 3517 और 3713, इनको ज़ाहिर किया जाता है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम में क्या होगा। यूरेनियम के आइसोटोप्स में देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के तीनों आइसोटोप, यानी कि आपका U1, U2, U23, U92, U92, इस तरह 234, 235, 235, 238, इनको इस तरह 99% की तकरीबन आइसोटोप में इनकी मकदार को पाया जाता है। इन एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फर्क आपका जनाब इन आइसोटोप्स क्लोरीन, यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का नीचे जो टेबल है इनका फर्क दिखाया गया है। ये इनके सिंबल हैं, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है और नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह इनको इनकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इनकी जो अलामात हैं उनको इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ बात रखना ज़रूरी है कि आइसोटोप्स एलिमेंट्स के ऐसे एटम हैं जिनका एक एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। जो आपका पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स की पोजीशन यकसा होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत से शोबों में आइसोटोप्स का इस्तेमाल वसी पैमाने पर हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकल के शोबे में है। उन्हें कैंसर जैसी बहुत सी बीमारियों की तशखीस, रेडियोथेरेपी और इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। या आगे है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन आइसोटोप्स का इस्तेमाल है साइंसी इल्म की तरक्की के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में आइसोटोप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। बड़े बड़े शोबे में जिनमें आइसोटोप्स का वसी इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1 आपका रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें क्या यूजेज है इनका, जो अपने रेडियोथेरेपी में किस तरह किया जाता है। स्किन कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप जैसे कि P32 और 90SR इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वह सराइत कम करने के लिए बीटा रेडिएशन खारिज करते हैं, जिसके अंदर मौजूद कैंसर बस अंदाजा उनके लिए C60 आइसोटोप इस्तेमाल किए, क्योंकि वह ज़्यादातर सराइत करने वाले गैमा रेडिएशन खारिज करते हैं। ट्रेसर ऑफ डायग्नोज एंड मेडिसिन, तशखीस और अदवा के लिए मेडिसिन के शुभ में इंसानी जिस्म में ट्यूमर्स की मौजूद की तशखीस के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। थायराइड्स में ग्वाइटर की तशखीस के लिए आयोडीन के आइसोटोप्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हड्डी की नशोनुमा को मुआयना करने के लिए इसको हम टेक्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5
आपका आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल जो का में इस्तेमाल इसका है, उसमें क्या होता है कि फोसिल्स यानी कि कदीम ज़माने के मुर्दा पौधों, जानवर और पत्थरों वगैरह की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी मदद से उनकी लाइफ पर बुनियाद मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात उम्र मालूम करना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से कर सकते हैं। कार्बन पर मुश्तमिल अजसाम फोसिल्स की मालूमात करने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन के दौरान रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ताक़ुब करने के लिए इस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड की साख्त को मालूम करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल करने के लिए C14 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बनाने के लिए पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज बनने के अमल तक C14 की पोजीशन को चेक किया जा सकता है। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन में इनका क्या इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर को जब आप कंडक्टर वर्ड क्लैरिफिकेशन के जरिए बिजली पैदा करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल किया जाता है। मसलन U-235 जो यूरेनियम है पर उसमें सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टॉप्स जो इसका क्रोमियम यानी कि जो वेरियम है Ba139 जो है, इसमें 139 जो है ये वाला, इसमें आपका क्रिएटन के और 94 और 3 न्यूट्रॉन्स में तब्दील हो जाता है। इससे तवानाई की मकदार खारिज हो जाती है। तो ये उसकी इक्वेशन यहाँ पर बनती है। यूरेनियम है प्लस आप इसमें जो है ना वो डालेंगे आपका आइसोटोप्स वगैरह और इसमें न्यूट्रॉन्स की जब बौछार की जाएगी तो इसमें ये चीज़ें यहाँ से निकलती है और प्लस इसमें एनर्जी खारिज होती है जिससे आप जो है ना पावर जनरेट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मकदार खारिज होने वाली तवानाई बॉयलर में पानी को भाप में तब्दील कर सकती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है भाप पैदा करने के लिए। टरबाइनों को इस्तेमाल किया जाता है किसी कौम की तरक्की करने के लिए। तवानाई का ये पूरा अमन इस्तेमाल नहायत नागज़ीर हो चुका है। नेक्स्ट आपका देखें हैं कि आपने जो ये जो थ्योरी है इसको टेस्टिंग प्रिवेलिंग थ्योरीज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन देम, यानी कि मरबजा जो थ्योरीज को टेस्ट को करना, इसमें तब्दीली का किस तरह होना है। साइंस जो है उसका इल्म बढ़ाने का एक अमल है। इसका अमल जो डिपेंडेबल है उसमें मुशाहदात और इन मुशाहदात के ज़रिए थ्योरीज की जो वकूफ़ पज़ीर होती है, मार्ज वजूद में होती है, जो कि इल्म में एक तब्दीली नागज़ीर करती है क्योंकि नए मुशाहदात और आज थ्योरी को ही चैलेंज कर सकते हैं। साइंस में थ्योरीज को आप जो है ना खा वो नई हो या पुरानी हो टेस्ट करना और बेहतर बनाना और उसको रद्द करना वक्त के साथ साथ चलता रहता है। साइंसदान ये फर्ज करते हैं कि अगर मुकम्मल और हतमी सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है तब भी ये दुनिया के फ़ायदे के लिए बहुत से ज़्यादा दुरुस्त मुशाहदात करने की ज़रूरत होती है। ये आपका टेस्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट आपका की पॉइंट में ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जिसमें कैथेड्रल 19वीं सदी के तजर्बात के मुताबिक, गोल्डस्टाइन के 1886 के तजर्बात के मुताबिक, रदरफोर्ड के तजर्बात किए और 4 महफूज 1913 में जो एक मॉडल पेश किया है जिसमें सल्फर ऑर्बिट तस्वर पेश किया, उसको हमने डिस्कस किया। शेल या उससे ज़्यादा सब शेल को मुश्तमिल आइसोटोप्स से मुराद एलिमेंट्स ऐसे आइटम हैं, उसको हमने डिस्कस किया। हाइड्रोजन, कार्बन और यूरेनियम से जो 3 आइसोटोप्स पैदा होते हैं जिसमें क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, उनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया जो कि एटम की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड था। आगे एक्सरसाइज है, इसमें मल्टीपल 50 क्वेश्चन है। चूंकि A to Z पूरा का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपने सिर्फ उसके साथ कंपैरिजन करना है तो आपकी एक्सरसाइज जो है ना, जो आपके तकरीबन मारूजी सवालात भी बनेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी आप मेमोराइज कीजिए। और चूंकि पूरे का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं तो ज़रूरी नहीं मैं समझता कि इन तमाम चीज़ों को भी रिजॉल्व कर सकूँ क्योंकि लेक्चर आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके जो है ना वो चैप्टर 2 9th की केमिस्ट्री का, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये तमाम के तमाम लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे ना सिर्फ मुस्तफीद हो सकें बल्कि अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब का एल्गोरिथम या फेसबुक का एल्गोरिथम के लाइक तो बनता है इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट, तो आप इन तमाम चीज़ों को लाइक करें अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इन तमाम चीज़ों को व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर करके
उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर अपनी जो प्राइवेट अकेडमीज़ में बड़ी बड़ी जो फीस अदा कर रहे हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके साथ ही हमें इजाज़त चाहते हैं। चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।